तो देखिए हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेके लिए आए हैं लघु बीजाणु जनन या पराग कणों का निर्माण। तो देखिए सबसे पहले तो हम लघु बीजाणु क्या बोलते हैं अपन, परिभाषा। ठीक है, क्या बोलेंगे तो देखो परिभाषा क्या है, पराग मात्र कोशिका से पराग कणों के बढ़ने की क्रिया क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, अब लघु बीजाणु परागकण क्या है, ये हमारा एक नरयुग्मक है और नरयुग्मक किससे बनता है, पुंकेसर वाले भाग से बनता है। ठीक है, किससे, पुंकेसर वाले भाग से। इस वाले भाग से क्या बनेगा, नरयुग्मक बनता है। अब इस पुंकेसर की क्या करते हैं हम, अनुप्रस्थ काट संरचना बनाते हैं पराग कोश की इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारी थी पराग कोश की संरचना। ठीक है, तो इसमें कितनी लघु बीजाणु धानी थी, 4। 1 2 3 4, कितनी थी, 4। अब इसमें से एक लघु बीजाणु धानी को ले लेते हैं। ठीक है, और एक लघु बीजाणु धानी काट करके हम और किसको समझाएंगे, पराग कण के निर्माण को समझाएंगे। अब ये हमारी लघु बीजाणु धानी है, तो इसमें क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। क्या होता है, समूह। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाओं का क्या होता है, इसमें समूह होता है। और समूह, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक। तो इसको कहेंगे अपन लघु बीजाणु जनन ऊतक। क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन ऊतक। अब ये लघु बीजाणु जनन ऊतक में क्या है, एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको बोलते हैं अपन क्या, अधोस्तरीय कोशिका। क्या बोलते हैं, अधोस्तरीय कोशिका। ठीक है, क्या बोलेंगे, अधोस्तरीय कोशिका बोलेंगे। ठीक है, जब हम किसमें से, ये हमारा पुंकेसर था, पुंकेसर की अनुप्रस्थ काट की थी, तो इसमें कितनी देखो, 4 लघु बीजाणु धानी थी। हमने एक लघु बीजाणु धानी को लिया, उसमें क्या थी, कोशिकाओं का समूह था। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन ऊतक। लघु बीजाणु जनन में एक ऊतक में एक विशेष प्रकार की कोशिका थी, उसको बोलते हैं अपन अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका अपने आकार में क्या कर लेती है, वृद्धि। आकार में क्या कर लेगी, वृद्धि कर लेती है। ठीक है, और वृद्धि कर लेती है तो उसको बोलते हैं अपन प्रेपशु कोशिका। क्या बोलते हैं, प्रेपशु कोशिका बोलते हैं। अब इस प्रेपशु कोशिका में क्या होगा, समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन होगा इसमें, समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। एक तो बनेंगी प्राथमिक भित्ति कोशिका। कौन सी बनेंगी, प्राथमिक भित्ति कोशिका। एक बनेंगी प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। पुंबीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, एक ये बनेगी। आगे समझ। अब इसमें कितनी कोशिकाएं बनी, प्राथमिक भित्ति कोशिका और एक प्राथमिक पुंबीजाणु जन कोशिका। ठीक है, समसूत्री विभाजन हुआ। तो देखिए समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहेगी, द्विगुणित। ठीक है, हम क्या बताते हैं, जब समसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो जाता है, आधी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी जो लघु बीजाणु धानी थी वो कैसी थी, 2 गुणित थी। कैसी थी, 2n। ये भी कैसा था, 2n। जो हमारे लघु बीजाणु जनन ऊतक था ये भी कैसी थी, द्विगुणित। और जो अधोस्तरीय कोशिका थी वो भी कैसी थी, द्विगुणित। और प्रेपशु कोशिका भी कैसी है हमारी, द्विगुणित। जो कौन सी प्राथमिक भित्ति कोशिका है ये भी कैसी होगी, द्विगुणित होगी। ठीक है, और जो प्राथमिक बीजाणु जनन ऊतक जो कोशिका है ये भी कैसी होगी, द्विगुणित होगी। ठीक है, अब जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है जो इसका काम क्या है, तो ये कार्य करती है जो लघु बीजाणु धानी होती है उसकी परतों का निर्माण करना। क्या करती है ये, परतों का निर्माण करना। जैसे मान लो ये क्या है, लघु बीजाणु धानी है, इस प्रकार से ये क्या है, लघु बीजाणु धानी। तो ये प्राथमिक भित्ति क्या करेगी, परतों का निर्माण करेगी। सबसे बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं अपन बाह्य परत। क्या बोलते हैं, बाह्य परत। ठीक है, उसके अंदर परत होती है उसको बोलते हैं अंतःस्थिशियम। क्या बोलते हैं, अंतःस्थिशियम। ठीक है,
उसके अंदर एक और परत होती है, उसको बोलते हैं अपन मिडिल लेयर या मध्य परत। क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर या मध्य परत। ठीक है। और इसके अंदर एक और परत और होती है जिसको बोलते हैं अपन टेपिटम। क्या बोलते हैं? टेपिटम। ठीक है। अब इस टेपिटम के अंदर कौन होगा? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होगी। ठीक है। तो अब इसको हम साफ करते हैं कि यहाँ तक हमारा कैसे आकर के पहुंचे, आपको पता चल गया होगा। परागकोश की अनुप्रस्थ काट की तो क्या बनी हमारी, जो लघु बीजाणु जो परागकोश की अनुप्रस्थ काट की संरचना में से क्या ली हमने? एक लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी में क्या थे? लघु बीजाणु जनन ऊतक थे। जो समूह था उसमें कौन सी एक कोशिका थी? अधोस्तरीय कोशिका। उसके आकार में क्या हुई? वृद्धि। जिससे आकार में वृद्धि होगी तो उस कोशिका को क्या बोल रहे थे? प्रेपशु कोशिका। उसमें क्या हुआ? समसूत्री विभाजन। तो इधर में क्या बनी? एक तो प्राथमिक बीजाणु कोशिका और प्राथमिक वित्तीय कोशिका। ठीक है। अब हम देखते हैं इस लघु बीजाणु धानी में या अपन की जो संरचना थी इसके अंतर्गत प्राथमिक बीजाणु जनन ऊतक पाया जाता है। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका पाई जाती है। ठीक है। तो उसको अब हम यहाँ पर संरचना बना करके देखेंगे। तो ये क्या है? हमारी लघु बीजाणु धानी है। ठीक है। क्या है? लघु बीजाणु धानी। इसमें क्या है? ये सबसे बाहरी परत है, बाह्य परत। ये कौन सी है? हमारी अंतस्थिशियम। ये है इसमें कौन सी? मध्य परत। और ये है इसमें टेपिटम। ठीक है। अब इसमें एक कोशिका पाई जाती है, कौन सी? प्राथमिक लघु बीजाणु मात्र कोशिका। या कौन सी? लघु बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है। अब ये क्या करेगी? अपने आकार में क्या करेगी? वृद्धि करेगी। क्या करेगी? अपने आकार में वृद्धि की इसने। ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका। क्या बोलेंगे इसको? पराग मात्र कोशिका। क्या बोलेंगे इसको? पराग मात्र कोशिका। ठीक है। अब इस पराग मात्र कोशिका में क्या होगा फिर? अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन कौन सा? फर्स्ट। अब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा तो इसमें कितनी? दो संरचनाएं, दो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या कैसी थी? दोगुणित थी। यहाँ पर भी कैसी थी? दोगुणित थी। लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो कैसी हो जाएगी? अगुणित। कैसी हो जाएगी? अगुणित। एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी। ठीक है। एक ये बन। अब इसमें भी क्या होगा? अर्धसूत्री सेकंड। कौन सा होगा? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो ये कितने लघु बीजाणु धानियों का निर्माण कर लेगा? 4 अंक का। कितनी का? इसने कितनी कर ली? 1। तो इसने बना ली और 2। और ये कितनी बन जाएंगे यहाँ पर? फिर 4। कितनी बन जाएंगी? 4। ठीक है। कितने लघु बीजाणु बन गए? अब 4। ठीक है। अब 4 लघु बीजाणु ये कौन सी अवस्था में आ जाएंगे? फिर पुनर्व्यवस्थित होकर और चतुष्फलकीय अवस्था में आ जाएंगे। कौन सी अवस्था में आ जाएंगे? चतुष्फलकीय अवस्था में आ जाएंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? पुनर्व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है। कौन सी अवस्था में आ गई है? चतुष्फलकीय में। कौन सी अवस्था में? चतुष्फलकीय अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है। अब ये चतुष्फलकीय अवस्था में आ जाएंगे तो फिर क्या है? ये एक पदार्थ है जिसका नाम है केलोज। क्या है? केलोज। तो केलोज के माध्यम से क्या है? ये जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है। केलोज के माध्यम से ये सभी जुड़ जाते हैं। कौन से? ये सभी किसके माध्यम से जुड़ जाते हैं? केलोज के माध्यम से जुड़ जाते हैं। एक पदार्थ होता है केलोज, जिसको स्रावित कौन करता है? टेपिटम। ठीक है। किसके माध्यम से? केलोज। अब इस केलोज को कौन तोड़ता है? फिर
कैलेज एंजाइम होता है। कौन सा? कैलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम ये क्या करेगा, उसके जो कैलोज पर उसमें परत पाई जाती है उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा, और किसका निर्माण हो जाएगा, परागकण का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? 4 परागकण का निर्माण हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, अब 4 परागकण का निर्माण हो जाएगा, और इसको जो पोषण पदार्थ जो भी देंगे, जो कौन देते रहेंगे, टेपिटम देते रहेंगे, और ये क्या है, फिर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो एक लघु बीजाणु धानी में कितने परागकण बने थे? 4, तो चारों में कितने बनेंगे? 16। कितने बनेंगे? 16। ठीक है, अब इनके ऊपर क्या है, एक परत चढ़ जाती है, जो किसकी? स्पोरोपोलिन प्रोटीन की। कौन सी की? स्पोरोपोलिन प्रोटीन की। स्पोरोपोलिन प्रोटीन की ये क्या करती है, ये स्पोरोपोलिन प्रोटीन की प्रोटीन जो इनको क्या करती है, बाह्य आघातों से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? सुरक्षा। क्योंकि ये ताप दाब गर्मी के कारण नष्ट भी हो सकते हैं, लेकिन किसके कारण नष्ट नहीं होते हैं? स्पोरोपोलिन प्रोटीन के कारण नष्ट नहीं होते। इस प्रकार से हमारे क्या है, ये हमारे परागकण निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है।